Jammu and Kashmir set question paper 2023 education subject. So the first question of this session is NIPUN stand for National Initiative for Planning and Unifying the Numeracy Method, new initiative for population and urbanization of National Capital Territory, National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy, normalization of primary and upper primary units for numeracy. So the answer of this question is option C, that is NIPUN stand for National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy. ओके अगर हम देखें निपुण को तो इसी को निपुण भारत विजन के नाम पर जाना जाता है और ये जो एक मिशन है ये इसी का जो मेन मोटो वो क्या है कि यूनिवर्सल लिटरेसी न्यूमेरेसी फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी जो है उसी को अचीव करना इसी का मेन ऑब्जेक्टिव है और ये 2026 से लेकर 27 के अंदर सारे के सारे चाइल्ड कैसे फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी अचीव कर पाएंगे इसी के ऊपर ये ध्यान देता है। अगर हम लोग निपुण भारत को देखें तो ये एनईपी 2020 का जो रिकमेंडेशन है उसी के साथ ये अलाइन करता है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये एनईपी 2020 तो देखिए कि यहाँ एक टारगेट रखा गया है कि नहीं हम लोग 2026-27 तक एनईपी फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी अचीव करेंगे, लेकिन अगर ना हो पाए तो और एक साल भी एक्सटेंड किया गया है। कि देखिए बाल वाटिका में ये लोग बोलते हैं कि जो बच्चा है वो लेटर को रिकॉग्नाइज कर सकेगा और उसके साथ साथ उसको जो उसका जो साउंड है कॉरेस्पॉन्डिंग साउंड उसी को रिकॉग्नाइज कर पाएगा और एटलीस्ट 2 अल्फाबेट वाला जो वर्ड है उसी को रीड कर पाएगा। और न्यूमेरेसी का बात करें तो अप टू 10 हो गया नंबर तक जो है वो नंबर को अरेंज कर पाएगा, रिकॉग्नाइज कर पाएगा, रीड कर पाएगा और उसी के साथ साथ जो सेफ है ऑब्जेक्ट है नंबर है उसी को अरेंज भी कर सकेगा। लेकिन ग्रेड 1 का बात करें तो यहाँ जो बच्चा है वो क्या कर सकेगा, जो 4-5 वर्ड वाला जो सिंपल सेंटेंस है एटलीस्ट उसी को वो पढ़ पाएगा। ओके उसी को वो पढ़ पाएगा और अप टू 99 नंबर तक वो क्या कर सकेगा, सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन रीड राइट ये सब कुछ कर पाएगा। ग्रेड 2 का बात करें तो यहाँ जो बच्चा है वो क्या कर सकेगा, 45 to 60 वर्ड पर मिनट वो पढ़ सकेगा और अप टू 999 तक नंबर तो क्या कर सकेगा, वो पढ़ लिख सकेगा, उसको सब्सट्रैक्ट एडिशन कर पाएगा। ग्रेड 3 का बात करें तो यहाँ जो बच्चा है अप टू 60 वर्ड पर मिनट वो रीड कर पाएगा, उसको समझ पाएगा और अप टू 4th 9th तक क्या कर पाएगा, रीड राइट कर पाएगा और जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व कर पाएगा ग्रेड 3 के अंदर। नेक्स्ट निष्ठा 2.0 इज रिलेटेड विथ निपुण भारत, एलिमेंटरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर एजुकेशन। So the answer of this question is option C, that is secondary level। निष्ठा 2.0 जो है वो सेकेंडरी लेवल के साथ एसोसिएट है। अगर हम देखिए तो ये है निष्ठा जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ओके और 4 तरह का जो निष्ठा है उसका हमको स्टेज देखने के लिए मिलता है। निष्ठा 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। अगर हम 1.0 को देखें तो ये एलिमेंटरी लेवल में जो टीचर है और हेड्स है उनको डील करता है, लेकिन अगर हम लोग निष्ठा 2.0 को देखें तो वहाँ जो सेकेंडरी जो टीचर है और स्कूल हेड है उनको ये डील करता है। 3.0 को देखें तो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी वाला जो एस्पेक्ट है उसी को ये डील करता है और निष्ठा 4.0 जो है वो जो हमारा अर्ली ईसीसी जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसी को वो डील करता है। ओके देखिए ये 2.0 है। सी ये निष्ठा का कुछ जो ऑब्जेक्टिव है और इनिशिएटिव है, जैसे कि ये जो टीचर का जो कैपेसिटी को बिल्ड करना, इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, कॉम्पिटेंसी जो है टीचर का उनका कॉम्पिटेंसी को डेवलप करना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को डेवलप करवाना हो गया और ट्रेनिंग ऑफ ऑल हेड्स टीचर फर्स्ट लेवल ऑफ काउंसलर और उनके साथ साथ ये काउंसलर का जैसे बनाना, जो हेड है उनको एक काउंसलर का जैसे बनाना।
उसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस और लर्निंग, जयपुर लर्निंग कैसे प्रोवाइड कर सकेंगे, उसके लिए उनको स्ट्रैटेजी बताना। ओके, अवेयरनेस ऑन सेंट्रेट और उसके साथ साथ बहुत सारे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम रहता है, उसके बारे में एक तरह का अवेयरनेस प्रोवाइड करना, मॉनिटर करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, और कन्वर्जेंस मल्टी डिपार्टमेंटल एफर्ट, उसके साथ साथ मल्टी डिपार्टमेंटल एफर्ट प्रोवाइड करना। ओके, इस तरह से बहुत सारे चीज जो है उसी के ऊपर ये एम्फसाइज करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये सब कुछ ये अलग ढंग से सिर्फ लिखा गया है। नेक्स्ट, विद्यांजलि। विद्यांजलि प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन अगस्त 2021, September 2021, October 2021, November 2021. So the answer of this question is option B, that is September 2021. विद्यांजलि देखिए कि ये जो वर्ड है विद्या अंजलि, विद्या अंजलि ये दो वर्ड से मिला हुआ है। विद्या का मतलब क्या है? करेक्ट नॉलेज, क्लैरिटी जिसे को हम लोग बोल रहे हैं। अंजलि मतलब अन ऑफरिंग विथ बोथ हैंड। ओके, तो नेक्स्ट, मैच द कॉलम्स। कुछ फिलोसोफर और फिलोसोफर उनका फिलोसफी को लिखा गया है, आपको मैच करना है। जन ड्यूई, रूसो, प्लाटो, अरिस्टोटल, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये वाला साइड का, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज जन ड्यूई इज रिलेटेड टू प्रैग्मेटिज्म, रूसो इज रिलेटेड टू नेचुरलिज्म, प्लाटो इज रिलेटेड टू आइडियलिज्म, एंड अरिस्टोटल इज रिलेटेड टू रियलिज्म। अगर हम देखें जन ड्यूए जो है उनका जो मेन हाईलाइट है, तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको थोड़ा अच्छे से हमको याद रखना चाहिए। जो फास्ट चीज जन ड्यूए का फिलोसफी का वो है एक्सपीरियंस। ओके, ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के ऊपर एम्फसाइज कर रहे थे। एक्सपीरियंस को एजुकेशन का सेंटर पॉइंट वो मान रहे थे, और एक्सपीरियंस के थ्रू ही बच्चा क्या करता है? लर्न करता है, और लर्न करना चाहिए, ऐसे जन ड्यूई का मानना था। और उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है एंड अप्लाइंग रिफ्लेक्टिव एंड क्रिटिकल इंक्वायरी, हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी जो यूज करना, उसके ऊपर भी एम्फसाइज कर रहे थे। नॉलेज रिफाइन थ्रू इंक्वायरी, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड फैक्ट फाइंडिंग। ओके, और ये नॉलेज जो है उनके हिसाब से इंक्वायरी जब हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, नॉलेज का रिफाइनमेंट हो रहा है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव वे से जब हम सोच रहे हैं तब नॉलेज का रिफाइन हो रहा है। और उसके साथ साथ जब हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं या फैक्ट फाइंडिंग्स के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तब हमारा जो ये नॉलेज है वो क्या होते जा रहा है कि वो रिफाइन होते जा रहा है। देयर इज नो अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ नॉलेज। ओके, कि नॉलेज का कोई अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है। ये जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक इंक्वायरी होता जाता है, उतना वो रिफाइन होते जाता है। ओके, आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारा सोसाइटी में है, जो कि पहले अगर आप जाएंगे 200 साल पहले या 50-60 साल पहले, किसी को क्या माना जा रहा था कि ट्रूथ माना जा रहा था, लेकिन आज का डेट में वो चेंज हो गया है और उसी का एक नया वर्जन आ गया है। हो गया, तो इसीलिए ट्रूथ जो है उसी का कोई अल्टीमेट, नॉलेज का कोई अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है। हो गया, नॉलेज का कोई अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है, वो टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, रिफाइनमेंट हो रहा है डिफरेंट वे से, और हमको उसका जो एक्चुअल नॉलेज का जो एक्चुअल ट्रूथ है वो हमको अलग अलग वे से देखने के लिए मिल रहा है। चेंज इज नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, कि देखिए कि कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए चेंज जो है एक बहुत नेसेसरी चीज है। विदाउट चेंज आपका, मेरा, सोसाइटी का, किसी का डेवलपमेंट हो पाना थोड़ा बहुत ही डिफिकल्ट है। डेवलप हो रहा है मतलब आप मान कर चलिए कि कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, जिसके कारण कि हमारे अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसीलिए एजुकेशन सिस्टम्स का जो मेथड, एजुकेशन सिस्टम और मेथड, ये क्या होना चाहिए, शुड बी, ये जो हमारा सोसाइटी है, जो इंडिविजुअल का जो नीड है, ओके, तो उसी के हिसाब से चेंज होता रहना चाहिए। अगर चेंज उसी को हम लोग नहीं कर रहे हैं तो कभी भी अच्छे से हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और एक चीज डीवे बोले थे कि एजुकेशन जो है वो चाइल्ड के लिए बना हुआ है, ना कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए बना हुआ है। ओके, कि एजुकेशन इज फॉर चाइल्ड, कि एजुकेशन जो है वो चाइल्ड के लिए है, ना कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए है। ओके, डेमोक्रेटिक सोसाइटी कैन बी डेवलप्ड थ्रू एजुकेशन। अगर हम लोग दिखे कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है वो एजुकेशन के थ्रू ही डेवलप किया जा सकता है, डेवलप हो सकता है। An ideal society, there should be development of social and communal feeling, कि
अवेयरनेस ऑफ ड्यूटीज एंड राइट्स, म्यूचुअल कोऑपरेशन, कि अगर आप एक आइडियल सोसाइटी को दिखे, क्या रहता है, देयर शुड बी डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड कम्युनल फीलिंग, कि वहाँ आपको सोशल कम्युनल फीलिंग देखने के लिए मिलता है, और उसके साथ साथ उनका जो ड्यूटीज है, उनका जो राइट है, म्यूचुअल कोऑपरेशन है, उसी के बारे में उन्हें एक आइडियल सोसाइटी का ज्यादातर मेंबर जो है वो लोग अवेयर रहते हैं। अगर हम लोग रिलेटिविज्म को दिखे, कि रिलेटिविज्म इज द रियलिटी, अच्छा नथिंग इज एब्सोल्यूट, कि उनके हिसाब से कुछ भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, वो सारे के सारे क्या है कि रिलेटिव है। और इसीलिए आप अगर देखेंगे तो प्राग्माटिस्ट जो है, इनका कोई एम ऑफ एजुकेशन नहीं है। प्राग्माटिज्म जो है इसी ये फिलोसफी का कोई स्टैटिक एम्स नहीं है। ये फिलोसफी मानता है कि नहीं, सोसाइटी जैसे चेंज होते जा रहा है, सोसाइटी का नीड का हिसाब से एजुकेशन का एम जो है वो चेंज होना चाहिए, एजुकेशन का जो डिमांड है वो चेंज होना चाहिए, एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो चेंज होना चाहिए। तो क्वेश्चन बहुत बार आया है, कौन सा फिलोसफी का एम नहीं है, हो गया एक स्टैटिक एम नहीं है, वो है प्राग्मेटिज्म, क्योंकि ये लोग मानते हैं चेंज में बिलीव करते हैं, प्रैक्टिकलिटी भी ऊपर बिलीव करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें रूसो, ओके, रूसो जो है वो तो नेचुरलिज्म के साथ बहुत ही एसोसिएटेड है, और उनके हिसाब से मैन इज फ्री, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन, कि इनके हिसाब से जो ह्यूमन है, मैन है, वो एकदम फ्रीली जन्म हुआ था। लेकिन अगर हम देखें आज का डेट में तो हर जगह में उनको चेन में बांधा गया है, और चेन के अंदर वो चला आया है। उनका तीन जो फंडामेंटल नेचर है वो कौन कौन सा है, आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी, इनेट टेंडेंसी ऑफ द चाइल्ड, कॉन्टैक्ट विथ नेचुरल एनवायरनमेंट, ये तीन चीज जो है वो उनका मेन टेनेंट माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें उनका जो एम ऑफ एजुकेशन है वो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनर फैकल्टीज, डेवलपमेंट ऑफ वेल रेगुलेटेड फ्रीडम, डेवलप सफिशिएंट स्ट्रेंथ एट चाइल्डहुड स्टेजेस, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन प्री एडोलेसेंस पीरियड। ओके, इसी के ऊपर वो ज्यादातर एम्फसाइज करते थे। देखिए कि आप यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप थोड़ा 2 मिनट पहले की एम ऑफ एजुकेशन कुछ नहीं है, लेकिन अभी फिर बोल रहे हैं। देखिए वो ये तो मानते, ये वो डेवे का मानना था, ये रूसो का है। ओके, रूसो के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक एम था, लेकिन ड्यूए के हिसाब से कोई स्पेसिफिक एम नहीं था। ओके, उनका एम ये है कि चेंज के हिसाब से आपको एम तय करना है, उनका एम ये है। लेकिन ड्यू जो रूसो है ये बोल रहे थे चाइल्ड का इनर फैकल्टी को डेवलप करना, उसको एक वेल रेगुलेटेड फ्रीडम्स के बारे में ये बोल रहे थे, स्ट्रेंथ एट चाइल्डहुड स्टेज जो है उसका डेवलपमेंट कैसे हो सके उसके बारे में बोल रहे थे, और उसके साथ साथ जो उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट प्री एडोलेसेंस स्टेज में वो कैसे हो सके उसी के ऊपर एम्फसाइज कर रहे थे। लर्निंग बाय डूइंग, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रक्शन, ह्यूरिस्टिक मेथड। ओके, ह्यूरिस्टिक मेथड जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना चाहिए। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड विथ नेचुरलिज्म। ओके, वो नेचुरलिज्म के साथ रिलेटेड है। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रेजेंट। ओके, इस तरह का कुछ मेथड ऑफ टीचिंग के ऊपर ये नेचुरलिज्म फोकस करता था। अगर हम देखिए रूसे के हिसाब से जो उनका टीचर है उसका क्या रोल होना चाहिए, कि वो टीचर को बहुत बड़ा कोई प्लेस नहीं दिया करते थे। उनके हिसाब से ये टीचर जो है वो एक तरह का फैसिलिटेटर है, और जो चाइल्ड है, प्यूपिल है, उसके पास फुल फ्रीडम है। हो गया, उसके पास फुल फ्रीडम है कि उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो मोटिव है, उसी के हिसाब से वो कुछ काम कर सके। क्या उसी के हिसाब से वो कुछ काम कर सके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रूसो जो थे वो ज्यादातर जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, नेचर जो है वो उसी के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करते थे, और उनके हिसाब से ये एजुकेशन जो है वो कैसे प्रोवाइड करना चाहिए, फॉर नेचर, बाय नेचर, थ्रू नेचर, ऑफ नेचर। ओके, कि ये चार चीज वो बोल रहे थे कि एजुकेशन जो है वो नेचर के लिए प्रोवाइड किया जाना चाहिए, नेचर के थ्रू प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ओके, नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया जाना चाहिए, और नेचर का वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ वो एम्फसाइज कर रहे थे किसी के ऊपर, प्रेजेंट लाइफ ऑफ द चाइल्ड के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन के ऊपर बेस करके जो प्रेजेंट लाइफ होगा उसी के ऊपर वो एम्फसाइज कर रहे थे। ही प्रोवाइडेड फ्रीडम इन द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड, इट इज नो एक्सटर्नल डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज टू बी डन बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। ओके,
ये क्या कर रहे थे, क्या बोल रहे थे कि वो फुल फ्रीडम इन एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड, बहुत ज़्यादा फ्रीडम्स वो प्रोवाइड कर रहे थे, और वो एक्सटर्नल डिसिप्लिन जो है उसी को रिजेक्ट कर रहे थे। ओके, और उनके हिसाब से ये डिसिप्लिन जो है वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस से ही आना चाहिए, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू ही एक चाइल्ड डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ही डिड नॉट प्रेफर बुकिश नॉलेज, की वो बुकिश नॉलेज के ऊपर प्रेफर नहीं कर रहे थे, और ही केप्ट द नॉलेज फ्रॉम बुक आज इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि ये जो बुकिश नॉलेज है उनके हिसाब से एक इनसिग्निफिकेंट नॉलेज है वो उनके हिसाब से, और वो एम्फासाइज करते थे एजुकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द नेचर ऑफ द चाइल्ड। और ये एक साइकोलॉजिकल चीज है कि जो एजुकेशन जो है उनके हिसाब से वो चाइल्ड का नेचर के हिसाब से उसको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ओके, रीजन इज द ओनली गाइडिंग फोर्स इन प्रोड्यूसिंग नेचुरल सिविलाइजेशन एंड नेचुरल मैन। ओके, और ये रीजन्स जो है वो सिर्फ एक गाइडिंग फोर्स होना चाहिए वो नेचुरल सिविलाइजेशन और नेचुरल मैन के लिए। नेक्स्ट, एजुकेशन को अगर हम देखें तो शुड बी नेचुरल, नेगेटिव एंड प्रोग्रेसिव। ओके, रूसो का और एक जो बहुत ही अच्छा चीज था जो कि बहुत ही पॉपुलर है वो क्या है, नेगेटिव एजुकेशन है। ओके, नेगेटिव एजुकेशन, और यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेगेटिव एजुकेशन है क्या? नेगेटिव एजुकेशन मीन्स अलाउइंग द चाइल्ड टू मूव फ्रीली इन नेचर सो दैट ही इज एबल टू प्रीफर द ऑर्गन ऑफ द चाइल्ड्स बॉडी व्हिच आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। कि देखिए, नेगेटिव एजुकेशन मतलब जो चाइल्ड है उसको फ्रीली छोड़ देना। हो गया, क्या करना, फ्रीली उसको फ्रीली छोड़ देना, ताकि वो क्या कर सके, उसका जो ऑर्गन है, जो उसका ऑर्गन का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो इंडिपेंडेंटली फ्रीली उसी को वो कर सके, और उसी के थ्रू वो क्या कर सके, नॉलेज को एक्वायर कर सके। दिस फ्री मूवमेंट विल नॉट मीन्स ट्रेचिंग virtue or truth but protecting the heart of the child from the evil way of society। हो गया कि देखिए कि ये फ्री मूवमेंट का जो बात बोला जा रहा है, तो इसी का मतलब ये नहीं है कि जाकर आप ट्रूथ जाकर उसको पढ़ाओगे, वर्च्यू जो है उसको सिखाओगे, नहीं, ये नहीं करना है। आपका काम क्या है, आपको उसका जो हार्ट है, वो चाइल्ड का जो हार्ट है, उसी को ये इविल सोसाइटी का इम्पैक्ट से आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। क्या ये जो इविल सोसाइटी है, क्या वो इविल सोसाइटी मानते थे सोसाइटी को, इसी से उसको प्रोटेक्ट करना है। और आपको कोई हैबिट फॉर्मेशन नहीं करना है, टाइम को सेव नहीं करना है, इसीलिए ही इसको नेगेटिव बना जा रहा है। नो हैबिट फॉर्मेशन, नो टाइम सेविंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड, नो डायरेक्ट मोरल एजुकेशन, नो फॉर्मल लेसन, नो फॉर्मल डिसीजन, नो सोशल एजुकेशन, नो स्टिकिंग टू ट्रेडिशनल प्रोसीजर ऑफ एजुकेशन, डिसिप्लिन बाय नेचुरल कॉलेज। हो गया, इस तरह का बहुत सारे चीज को वो डिनाई कर रहे थे, और इसीलिए ये नो के वजह से ही उसका जो एजुकेशन का नाम है वो क्या कहते थे कि नेगेटिव एजुकेशन वो दिए थे। ओके, रूसो एडवोकेट्स लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, लर्निंग बाय डूइंग। कि देखिए ये कुछ मेथड ऑफ टीचिंग उनके हिसाब से, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, लर्निंग बाय डूइंग, प्ले वे मेथड। ओके, ये कुछ मेथड ऑफ टीचिंग है जिसके थ्रू की चाइल्ड को पढ़ाया जाना चाहिए। और ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसको कि हम लोग बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं रूसो और नेचुरलिज्म्स के, लेट हिम नॉट टू बी टॉट साइंस, लेट हिम डिस्कवर इट। कि ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड की, ये साइंटिफिक मेथड है। यहाँ आपको उस बच्चा को साइंस पढ़ाना नहीं चाहिए, आपको क्या करना चाहिए कि वो कैसे डिस्कवर कर सके, उसी के ऊपर हम लोग को एम्फसाइज करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम देखिए उनका कुछ मेथड ऑफ एजुकेशन इन्फेंट स्टेज में, वो इन्फेंट से 5 ईयर तक वो बोल रहे थे, तो चाइल्ड मस्ट बी अलाउड टू मूव फ्रीली। हो गया कि वो एक चाइल्ड को फ्रीली मूव करने के लिए छूट देना चाहिए। चाइल्डहुड में अगर हम देखें तो नेगेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। बॉयहुड में अगर हम देखें तो चाइल्ड जो है उसको क्या ट्रांजिशनल स्टेज में रहता है, तो इसलिए यहाँ उसका जो पर्सनालिटी है उसी का कैसे डेवलपमेंट हो सके उसी के ऊपर एम्फसाइज करना चाहिए। एडोलेसेंस स्टेज में अगर हम देखें तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसी के ऊपर हम लोग एम्फसाइज करना चाहिए। ओके, उनका जो फेमस कोट है वो है, एवरीथिंग इज गुड एज इट कम फ्रॉम द हैंड ऑफ ऑथर ऑफ नेचर बट एवरीथिंग डिजेनरेट्स इन द हैंड ऑफ मैन। हो गया, ये रूसो का एक बोलना था और मानना था। उनका अगर कुछ बुक को देखिए जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, वो कौन सा है, द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटीज अमंग मैन, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटीज, द न्यू हेलोज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमाइल एसेंस। हो गया, ये कुछ उनका बुक का नाम है।
अगर हम लोग देखिए नेगेटिव एजुकेशन, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, जहाँ की नो लर्निंग थ्रू बुक रेदर देन लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द नेचर, नो टाइम सेविंग प्रोवाइडिंग एनफ टाइम टू द चाइल्ड टू लिव इन द नेचर, नो हैबिट फॉर्मेशन, नो सोशल एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन फॉर द चिल्ड्रन, हो गया, नो डायरेक्ट मोरल एजुकेशन, नो स्ट्रिक्ट एंड फॉर्मल डिसिप्लिन, नो ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड, इस तरह का चीज, कुछ नेगेटिव चीज को वो बोलते थे। उसके बाद उनका अगर क्रिटिसिजम्स को हम देखें तो वो रूसो जो है वो बुक को ज़्यादातर नेगलेक्ट ही करते थे, और जो अदर मीडिया है उसको भी नेगलेक्ट करते थे। नेचर एलोन इज नॉट सफिशिएंट फॉर एजुकेटिंग द चाइल्ड, कि ये इनके हिसाब से नेचर जो है वो सिर्फ सफिशिएंट नहीं है एलन, कि कोई चाइल्ड को उनके हिसाब से नहीं, क्रिटिसिज्म है ये, ओके। लोग मानते थे और अलग अलग वाला फिलोसोफर जो है इस तरह से उनको वो क्रिटिसाइज करते थे कि नेचर सिर्फ एक सफिशिएंट चीज नहीं है जहाँ से एक बच्चा सीख सकता है। फ्रीडम चाइल्ड इज मिथ एनवायरमेंट, कि ये जो फ्रीडम जो जिसका बारे में बोल रहे थे रूसो, एक मिथ एनवायरमेंट है, ओके। इस तरह का बहुत सारे उनका क्रिटिसिज्म हमको देखने के लिए मिल रहा था। नेक्स्ट रूसो को अगर देखिए तो और भी बहुत सारी चीजें आप इसको थोड़ा देख सकते हैं। नेक्स्ट जन ड्यूवे चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, फ्रीडम, डिस्कवरी, इसके लिए इनका थोड़ा ज़्यादा इनको जाना जाता है। ड्यूवे के हिसाब से देखिए क्या एजुकेशन है। आई बिलीव दैट ऑल एजुकेशन प्रोसीड बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल इन सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रेस, कि ये ड्यूए का मानना ये था कि ये जो एजुकेशन जो है हो रहा है ये सिर्फ एक इंडिविजुअल को तब मिल रहा है जब प्रैक्टिकली जब पार्टिसिपेट कर रहा है कोई इंडिविजुअल, तब वो क्या हो रहा है कि उसको एजुकेशन मिल रहा है और कुछ सीख पा रहा है, ओके। तो ऐसे वो प्रैक्टिकलिटी के बारे में बोल रहे थे। उनके उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का कुछ सीक्वेंस देते, 7 स्टेप्स, डिफाइन द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग प्रॉब्लम, डिटरमिन क्राइटेरिया फॉर ऑप्शनल सॉल्यूशन, प्रोपोज्ड सॉल्यूशन, इवैल्यूएट प्रोपोज्ड सॉल्यूशन, सिलेक्ट सॉल्यूशन, इस तरह का कुछ स्टेप दिए थे। नेक्स्ट ये था उनके हिसाब से क्या कौन सा स्टेज में क्या पढ़ाया जाना चाहिए। 4 to 5 ईयर ओल्ड एक चाइल्ड को कुक कैसे किया जाएगा, कारपेंटरी, नीडल वर्क, ये सब कुछ पढ़ाया जाना चाहिए। 6 ईयर एक चाइल्ड को फार्मिंग, वुड, प्लांटेड व्हीट, कॉटन, हो गया, तो उसके साथ साथ कैसे मार्केट में बेचा जाएगा, इस तरह का चीज पढ़ाया जाना चाहिए। 7 ईयर का एक बच्चा को जो प्री हिस्ट्रिक जो गैप है, जो चीजें हैं उसको पढ़ाया जाना चाहिए। 8 साल का एक बच्चा को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, मार्को पोलो, कोलोन्स, हो गया, इनका बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। 9 ईयर ओल्ड एक चाइल्ड को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, लोकल हिस्ट्री और जियोग्राफी के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। 10 साल का एक बंदा को क्या पढ़ाया जाना चाहिए कि कॉलोनियल हिस्ट्री। 11-12 साल का जो बच्चे हैं उनको एनाटॉमिक एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पॉलिटिकल इकोनॉमी, फोटोग्राफी, ये पढ़ाया जाना चाहिए, ओके। ये कुछ उनका हिसाब से स्टेजेस और रेस्पेक्टिव एक्टिविटी था। इनका कुछ जो मेजर कंट्रीब्यूशन वो कौन कौन सा है, द पेडागोगिक क्रीड, द स्कूल एंड सोसाइटी, द चिल्ड्रन एंड करिकुलम, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, ये इनका कुछ फेमस और बहुत ही चर्चा में रहने वाला एजुकेशन में क्वेश्चन में आने वाला बुक्स और कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट नेशनल नॉलेज कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, लेसन जो लिस्ट जो है वो चेयरमैन आचार्य रामामूर्ति, डॉक्टर A.L. मुदालियर, S. Radhakrishnan, Sam Pitroda. So the answer of this question is option B, that is National Knowledge Commission is led by Sam Pitroda. Secondary Education Commission led by Dr. A.L. Mudaliar. Program of Actions 1992 led by आचार्य रामामूर्ति। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन led by डॉक्टर S. राधाकृष्णन। सी देखिए, ये अगर हम नॉलेज कमीशन को देखिए तो ये पहले एक एडवाइजरी बॉडी का जैसे बनाया गया था, ताकि जो एक नॉलेज इकोनॉमी है, हो गया, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, उसी को क्रिएट किया जा सके इंडिया में, और इसी को सेटअप किया गया था 2025 में। लेकिन ये उसका जो टर्म कंप्लीट किया था 2005 में सेटअप किया गया था, 2009 में इसको क्या किया था, ये सबमिट किया था, ओके। और ये नॉलेज कमीशन जो है ये क्या किया था, एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी कैसे बनाया जाएगा उसी के ऊपर एम्फसाइज कर रहा था। मनमोहन सिंह जो थे उस टाइम इसका हमारा कंट्री का प्राइम मिनिस्टर थे, और साम पित्रोदा इसी का चेयरमैन थे, और ये एक ब्लूप्रिंट बनाए थे कि कैसे रिफॉर्म्स ला जा सके, ओके, इंस्टीट्यूशन में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसी के ऊपर एम्फसाइज किए थे। बिल्ड एक्सेलेंस इन द एजुकेशनल सिस्टम टू मीट द नॉलेज चैलेंजेस ऑफ द 21st century and increase indices competitive advantages in the field of knowledge, ओके, इसी के ऊपर ये एम्फसाइज करते थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दो असर्शन रीजन, काउंसलिंग हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम विथ लर्निंग, काउंसलिंग डेवलप कोपिंग स्किल,
So the answer of this question is option B, that is both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. कि देखिए काउंसलिंग हेल्प टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम विथ लर्निंग, और दूसरा वाला रीजन क्या है, काउंसलिंग डेवलप कॉपिंग स्किल। दोनों सही है लेकिन एक दूसरे का रीजन नहीं है। मैच द कॉलम एवरेज, हाई एवरेज, सुपीरियर, हाई सुपीरियर, 130 and above, 120 and 120, 120 to 129, 110 to 119, 90 to 109. So the answer of this question is option D, that is average is ranged in between 90 to 109, high average 110 to 119, superior 120 to 129, very superior 130 and above. Okay, next. Richard Suchman is an originator of this model. इंक्वायरी मॉडल्स, इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल जो है उसका बारे में बोला जा रहा है। और इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल इज ऑफ्टन असिस्टेड विथ फैसिलिटेटर rather than lecture. So the answer of this question is option C, that is both statement 1 and 2 are correct. It means जो इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल जो है इसका जो फाउंडर है वो है रिचर्ड स्कचपेन, और ये वो लेक्चर मेथड से ज़्यादा, लेक्चरर से ज़्यादा किसी के ऊपर एम्फसाइज करता है, कि फैसिलिटेटर के ऊपर ज़्यादातर एम्फसाइज करता है। नेक्स्ट मैच द कॉलम SCERT, NCERT, NCT, UGC, उसका जो फंक्शन प्रोवाइड ग्रांट फॉर रिसर्च, प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर टीचर, प्रिपेयर ट्रेनिंग एड, डेवलप गाइडलाइन फॉर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज SCERT is related to prepare training and NCERT related to pre-service and in-service training for teacher, NCT is related to develop guideline for teacher education program, और UGC जो है वो ग्रांट के ऊपर डील करता है। अगर हम लोग NEP 1986 को देखें, इसी का एक रिकमेंडेशन था और जिसी के थ्रू ही बनाया गया था SCERT। ओके, क्वेश्चन ये भी आता है कि SCERT किसी का रिकमेंडेशन पर बना था, वो है 1986 का रिकमेंडेशन पर बना था। और 1988 में दिल्ली में फर्स्ट SCERT को क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, किसके लिए, प्रोवाइडिंग एकेडमिक रिसोर्स सपोर्ट इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन, की जो क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन है, ओके, उसी में उसी का जो एकेडमिक रिसोर्स है उसी में कैसे क्वालिटी, उसी का क्वालिटी में कैसे इंप्रूव हो सके, उसी के ऊपर ये जो है ये एम्फसाइज किया था। और इसी का जो दो मेन वो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, टू प्रोमोट एजुकेशनल रिसर्चेस एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर एंड अदर पर्सनल, की जो एजुकेशनल रिसर्चेस है, ट्रेनिंग है टीचर का और अदर पर्सनल का, उसी में प्रमोट करना, उसी को प्रमोट करना, और जो करिकुलम्स है उसी को डेवलप करना, ताकि जो बच्चे हैं उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके हर एक स्टेज में। ओके, अगर हम देखिए NCERT को, तो इसी को सेटअप किया गया था 1961 में, ऑटोनोमियस ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सेटअप किया था, ताकि जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का जो पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स जो बन जा रहा है उसी को वो लोग असिस्ट और एडवाइज कर सके, और जो स्कूल एजुकेशन है उसी में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके। इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, और उनका जो, देखिए NCERT सिर्फ एक मेन चीज है, लेकिन इसी का बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, और ये सबका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि प्रिपेयर एंड पब्लिश्ड मॉडल टेक्स्ट बुक, कि मॉडल टेक्स्ट बुक को पब्लिश करना, सप्लीमेंट्री मटेरियल को पब्लिश करना, न्यूज लेटर्स को पब्लिश करना, जर्नल एंड डेवलप एजुकेशनल किट, मल्टीमीडिया एंड डिजिटल मटेरियल, ये सब को डेवलप करना NCERT का एक तरह का काम है। NCT को देखिए तो इसको सेटअप किया गया था 17 अगस्त 1995 में। NCT एक्ट 1993 में जो आया था, NCT एक्ट 1993, उसी के तहत 17 अगस्त 1995 में इसी को सेटअप किया गया था, टू अचीव प्लान एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। हो गया कि कैसे एक प्लान एंड कोऑर्डिनेटर टीचर एजुकेशन का डेवलपमेंट हो सके, उसी के ऊपर ये मैसेज किया था। और इसी के साथ साथ ये रिसर्च, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, एक्सटेंशन, पब्लिकेशन एंड डिसेमिनेशन एक्टिविटीज जो है इसी के ऊपर भी ये एम्फसाइज किया था। अगर हम लोग UGC को देखें तो इसी को सेटअप ये एग्जिस्टेंस में आया था 28 दिसंबर 1953 को। कब? 28 दिसंबर 1953 को ये एग्जिस्टेंस में आया था, और इसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट 1956 उसी के थ्रू ही बनाया गया था। ये डेट याद रखना, 28 दिसंबर 1953, हो गया। और
बीकेम एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, जो गवर्नमेंट ऑफ GOI 1956 के तहत। ओके, फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी, कि ये यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी में कोऑर्डिनेशन करना, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस करना जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग को, और उसके साथ साथ टेस्ट करना, रिसर्च करना, इसी के ऊपर ये एम्फसाइज कर रहा था। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन, द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर accredited by QCI, NCTE, NCERT, NAAC. So the answer of this question is option D, that is NAAC. अगर हम लोग QCI को देखें तो जिसका फुल फॉर्म है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसी को कि एस्टेब्लिश किया गया था एज ए नेशनल बॉडी फॉर एक्रेडिटेशन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट मिशन। ओके, कि इसी को एक एक्सपर्ट मिशन के तहत क्या किया गया था कि इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और एक यू आफ्टर कंसल्ट हो गया कि, और उसके साथ 1996 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो नाक जिसको कि एस्टेब्लिश किया गया था 1994 में, सितंबर 1994 में, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, और ये सेल्फ इवैल्यूएशन, अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी, इनोवेशन हायर एजुकेशन में इसी के ऊपर एम्फसाइज करता है, और उसके साथ साथ जो क्वालिटी रिलेटेड रिसर्च स्टडीज उसी को अंडरटेक करता है, और कोलैबोरेट करता है अदर स्टेक होल्डर जो है हायर एजुकेशन का उनके साथ, और जो इवैल्यूएशन है क्वालिटी इवैल्यूएशन करता है, उसके साथ साथ प्रमोशन करता है, और सस्टेंस भी ये करता है। अगर 7 क्राइटेरिया को देखिए नाक का, तो वो है क्या कि करिकुलर एस्पेक्ट, टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन, research, innovation and extension, infrastructure and learning resources, student support and program, governance, leadership and management, institutional values and best practices। ये जो है ये इसी का 7 क्राइटेरिया है। अगर इसका जो एक्रेडिटेशन रेंज है उसी को अगर हम देखिए 1.5 से अगर नीचे कोई है तो उसको नॉन एक्रेडिटेड बोला जाता है, लेकिन 1.51 से लेकर 2 पॉइंट तक इसको डी ग्रेड दिया जाता है और एक्रेडिटेड माना जाता है। 2.1 से 2.5 इसको बी माना जाता है और बी ग्रेड दिया जाता है, एक्रेडिटेशन माना जाता है। 2.51 से 2.57 तक बी प्लस, 2.76 टू 3.0 तक बी प्लस प्लस, 3.01 टू 3.25 तक ए, 3.26 टू 3.50 तक ए प्लस, और 3.51 टू 4.0 तक ए प्लस प्लस। नेक्स्ट, लर्निंग बाय डूइंग, एजुकेशन थ्रू एनवायरनमेंट, रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, वर्ल्ड as it is here and now, naturalism, idealism, pragmatism, realism, existentialism. So the answer of this question is learning by doing is related to pragmatism, education through environment is related to naturalism, realization of truth, beauty and goodness is related to idealism, world as it is here and now is related to realism. Okay, next अगर हम देखें, the aim of basic education as per the dream of Gandhi ji is to create a classless society, create a Sarvodaya society, create a society respecting all religion, create a society where rich and poor can live together. So the answer of this question is option C, that is statement 2, 3 and 4th. It means जो गांधी थे उनका जो बेसिक एजुकेशन का जो एम था वो क्या था, क्लासलेस सोसाइटी बनाना नहीं था, लेकिन सर्वोदय सोसाइटी बनाना, उसके साथ साथ एक तरह का ऐसा सोसाइटी बनाना जहाँ की हर एक रिलीजियन को रेस्पेक्ट किया जाए, उस तरह का एक सोसाइटी के बारे में ये बोल रहे थे, और जहाँ की ये रिच एंड पुअर जो है वो एक साथ मिलकर काम कर सके, इसी के ऊपर क्या किए थे कि ये एम्फसाइज किए थे। नेक्स्ट अगर हम देखिए, व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ एवरी सिटीजन टू इम्पार्ट एजुकेशन आज पर वन ओन रिलीजियन। सो द option, directive principle of state policy, concurrent list of center and state, democratic right, fundamental right. So the answer of this question is option D, that is fundamental right. Give me a dozen of healthy children, I can make them doctor, judge, beggar and even a thief. The comment is made by J.B. Watson, Hull, Jung, Goodyear. So the answer of this question is option A, that is J.B. Watson. Next, the view that anything can be taught at any stage of development was expressed by Piaget, Ausubel, Brunner, Kenne. So the answer of this question is option C, that is Brunner.
ब्रूनर ब्रूनर जो थे, इनका मानना था कि हर एक स्टेज में हर एक चीज को क्या किया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट फायर? साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग, टॉलमैन; फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, ल्यूइन; सोशल लर्निंग थ्योरी, ब्रूनर; trial and error theory of learning, Thorndike. So the answer of this question is option C, that is social learning theory is not given by Brunner. अगर हम लोग टॉलमेन को देखिए, इनका साइन थ्योरी हमको मिला था और साइन थ्योरी ये दिए थे, और एक नियो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी भी इनका थ्योरी को माना जाता है, क्योंकि ये वो जो बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म जो है, इसी के बीच एक ब्रिज एस्टैब्लिश किए थे, इसीलिए इसको पर्पसिव बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म, साइन गेस्टाल्ट थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ऐसे इसको माना जाता है। और इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस, की लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए टॉलमैन 3 तरह का बेसिक कंपोनेंट को वो क्या किए थे, दिए थे। द सिग्निफिकेंट, दैट इज द डिजायर्ड आउटकम, गोल और बिहेवियर; द साइन, रेफरिंग टू द स्टिमुली दैट प्रोमोट लर्निंग टू टेक एक्शन; एंड मीन्स एंड रिलेशन, इट रेफर्स टू ए लर्नर इंटरनल थॉट। ओके, और आप लोग को पता ही है, इवान पी पावलोव जो है, इनको मॉडर्न लर्निंग थ्योरी का फादर माना जाता है। टॉलमैन का जो थ्योरी है, इनको पर्पसिव बिहेवियरिज्म माना जाता है, क्योंकि ये बिहेवियर यहाँ जो होता है, इम्प्लाइड ए परफॉर्मेंस, द अचीवमेंट ऑफ एन अल्टर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। हो गया, क्योंकि यहाँ जो परफॉर्मेंस रहता है, उसको कैसे अचीव किया जाता है? द अचीवमेंट ऑफ एन अल्टर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, कि जो एक ऑर्गेनिज्म है और जो एनवायरनमेंट है, उसी के बीचों बीच ही क्या किया जाता है, ये उसका जो रिलेशनशिप है, उसी से ही सिखाया जा सकता है। बिहेवियर वॉज फंक्शनल एंड प्राग्मेटिक, और ये जो बिहेवियर यहाँ रहता है, वो एकदम फंक्शनल और प्राग्मेटिक रहता है। बिहेवियर जो है वो मोटिवेशन, रिकॉग्निशन, कॉग्निशन से साथ एसोसिएट रहता है, और ये बिहेवियर जो है वो जो पर्पस को जो है उसको रिवील करता है। टॉलमैन जो है, इनका जो थ्योरी है, ज़्यादातर क्रिटिसाइज किया जाता है, लैक ऑफ स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन मानकर इसी को ज़्यादातर क्रिटिसाइज किया जाता है। फील्ड थ्योरी को अगर हम बात करें, तो ये फील्ड थ्योरी जो है, ये ज़्यादातर एम्फसाइज करता है कि जो इंडिविजुअल है, वो क्या करता है, मैप आउट एंड दस अंडरस्टैंड द टोटलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फील्ड। ओके, कि ये जो इंडिविजुअल है वो मैप आउट करता है, और इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है, दस अंडरस्टैंड द टोटलिटी, इसीलिए उसको सब कुछ जो टोटलिटी है उसको समझना पड़ता है, और जो कॉम्प्लेक्सिटीज है एनवायरमेंट और फील्ड का, उसी को समझना पड़ता है। इन विच देयर बिहेवियर टेक प्लेस एंड टू अपियर हाउ दिस फोर्स कैन बी चेंज, और जिसके कारण कि क्या होता है कि जो बिहेवियर है उसका, उसको उसी में कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलता है, और एंड टू अप्रिशिएट हाउ दिस फोर्सेस कैन बी चेंज, और वो किस तरह से चेंजेस हो रहा है, उसी को हम लोग देखने के लिए मिलता है। ल्यूइन इसका जो फादर है फील्ड थ्योरी का, ल्यूइन है, और ये एम्फसाइज किए थे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, इंडिविजुअल पर्सनालिटीज एंड सिचुएशनल वेरिएबल के ऊपर। अनफ्रिज, चेंज, रिफ्रिज, ऐसे 3 तरह का चेंज ये दिए, 3 तरह का स्टेज ये दिए थे। अनफ्रिज में क्या होता है कि जो डिजायर चेंज है उसको प्रिपेयर किया जाता है, चेंज में इम्प्लीमेंट किया जाता है डिजायर चेंज को, और उसके साथ साथ जो रिफ्रिज है उसमें सॉलिडिफाइंग और एडॉप्ट किया जाता है डिजायर चेंज को। ओके, ये कोट ल्यूइन का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि B = F × P × E। ओके, और ब्रिज जहाँ के हम लोग देखते हैं कि हमारा जो नीड है उसी को रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, नीड फॉर चेंज जो है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं कि क्या है, उसके साथ साथ एनकरेज करते हैं कि उसका रिप्लेसमेंट के लिए, ओके, और बिहेवियर से कैसे किया जा सकेगा, और उसके साथ साथ इंश्योर करते हैं कि देयर इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट, कि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को हम लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। मैनेज एंड अंडरस्टैंड द डाउट ऑफ कंडीशन, और उसके साथ साथ जो मैनेज करते हैं और समझ सकते हैं उसका जो डाउट और कंडीशन को। उसके बाद चेंज में यहाँ प्लान करते हैं, चेंज को इम्प्लीमेंट करते हैं, और एम्प्लॉय को हेल्प करते हैं कि लर्न करने के लिए नया वाला कंसेप्ट पॉइंट। हो गया, रिफ्रिज में हम लोग क्या करते हैं, चेंज को रीइंफोर्स करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, इंटीग्रेट चेंजेस इनटू द नॉर्मल वे ऑफ डूइंग थिंग, और जो नॉर्मल वे जो है डूइंग थिंग्स, जो चीज़ें को कर रहे हैं उसी के साथ इंटीग्रेट करते हैं। जो डेवलप वेज टू सस्टेन चेंजेस, की चेंजेस है उसी को सस्टेन करने के लिए अलग अलग तरह का वे को डेवलप करते हैं, और सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाता है। ब्रूनर को अगर हम देखिए तो ब्रूनर जो है उनका जो लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस विच कोच ऑन एवरीडे लाइफ राइट फ्रॉम बर्थ।
ओके, कि इनका मानना ये है कि लर्निंग कोई पर्टिकुलर स्टेज में नहीं होता है, कि ये एक्टिव प्रोसेस है जो कि जब से जन्म हुए हैं तब से स्टार्ट हो जाता है और एकदम थ्रू आउट द लाइफ हमारा चलता है। एवरी मोमेंट ऑफ आवर वर्किंग लाइफ we select and transfer information received through our senses, make decision, interpret experience, construct new ideas, concept and knowledge। कि देखिए कि जो हमारा एवरीडे लाइफ में हर एक स्टेज में कॉन्शियसली जो भी चीज़ हम लोग रिसीव कर रहे हैं उसको जो सेंस कर रहे हैं उसको यूज करते हैं डिसीजंस लेने के लिए, उसको इंटरप्रिट करते हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस है उसी के थ्रू उसको इंटरप्रिट करते हैं और हम लोग नया आइडिया जो है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये ब्रूनर्स जो है इनका जो पिवोटल वर्क है वो कौन सा है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ओके, और जहाँ की वो डिस्कवरी लर्निंग और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो है जिसके ऊपर के ये फोकस किए थे उसी को इंट्रोड्यूस किए थे। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ये डिस्कवरी लर्निंग और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है इसका बारे में ब्रूनर उनका कौन सा बुक में मेंशन किए हैं। ओके, तो फर्स्ट टाइम वो द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन नाम का एक बुक 1960 में लिखे थे और उसी में ये डिस्कवरी लर्निंग और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बारे में बोले थे। उनका जो डिस्कवरी लर्निंग है वो क्या है, इम्प्लाइज पीपल आर एक्टिव लर्नर इन द लर्निंग प्रोसेस, डिस्कवरिंग नॉलेज ऑन देयर ओन आज दे एक्सप्लोर एंड नेविगेट द वर्ल्ड। कि इनके हिसाब से ये पीपल जो है एक्टिव लर्नर है और लर्निंग प्रोसेस में, और वो लोग क्या करते रहते हैं कि नॉलेज को डिस्कवर करते रहते हैं खुद से और एक्सप्लोर करते हैं और नेविगेट करते हैं ये वर्ल्ड को। और इनके हिसाब से जो 3 तरह का सिस्टम्स के बारे में ये बोले थे, एनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। एनेक्टिव जो था वो एक्शन बेस्ड था, आइकॉनिक इमेज बेस्ड था और सिंबॉलिक जो है वो लैंग्वेज बेस्ड था। ओके, वो एम्फसाइज कर रहा था। ब्रूनर को अगर हम देखिए जो 4 सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट के बारे में बोल रहे थे जो कि हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। जो पहले आता है वो है एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, की जो जब हम लोग लर्न कर ले जा रहे हैं तो हमारा एटीट्यूड क्या है लर्निंग की तरफ, लर्निंग के लिए हमारा एटीट्यूड क्या है, वो क्या करता है, ज़्यादातर हमारा जो लर्निंग है उसी को ये इम्पेक्ट डालता है। उसके बाद नॉलेज प्रेजेंटेड इन ए वे दैट एकोमोडेट द स्टूडेंट लर्निंग एबिलिटी। और ये जो नॉलेज जो एक तरह से हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसे जो स्टूडेंट का लर्निंग एबिलिटी है उसी को वो एकोमोडेट कर पा रहा है, इसी के ऊपर एम्फसाइज करे थे। और जो तीसरा है मटेरियल प्रेजेंटेड इफेक्टिव सीक्वेंस, और मटेरियल जो है वो किन सीक्वेंस में उसी को प्रोवाइड किया गया है। और जो चौथा आता है केयरफुल कंसिडरेशन एंड बेस्ट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, और जो किस तरह का रिवॉर्ड पनिशमेंट कैसे उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। डिस्कवरी लर्निंग में ये कुछ चीज़ें था, एनेक्टिव जो कि एक्शन बेस्ड था, और यहाँ जो एनवायरनमेंट जो है वो उसको सोल्ली क्या जा रहा था कि एक्शंस के थ्रू उसी को परसीव किया जा रहा था। थिंकिंग इज बेस्ड ऑन फिजिकल एक्शन, और जो सोच रहा है वो फिजिकल एक्शन के ऊपर ज़्यादातर बेस करके सोच रहा है। जो आइकॉनिक स्टेज है यहाँ क्या रहता है, इमेजिनिंग और थिंकिंग अबाउट एक्शन विदाउट एक्सपीरियंस, की यहाँ कुछ बिना एक्सपीरियंस से जो एक्शन है उसी के थ्रू ही यहाँ लर्न किया जाता है। इमेज और आइकॉनिक इसको बोला जाता है, जो मेंटल इमेज है ये यहाँ बनता है। सिंबलिक स्टेज जहाँ की थिंकिंग और टगिंग एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज फॉर्म ऑफ वर्ड सिंबल, ये सब चीज़ हमको एब्स्ट्रैक्ट सिंबलिक स्टेज में देखने के लिए मिलता है। और एनेक्टिव जो है 0 से लेकर 3 साल तक ये चलता है, आइकॉनिक जो है 3 से लेकर 6 साल के अंदर ये चलता है, और 7 साल से बियॉन्ड जो आता है वो है सिंबलिक स्टेज, उसको ब्रूनर मानते थे। नेक्स्ट यल थॉर्नडाइक का तो आपको पता ही है, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और ट्रायल एंड एरर थ्योरी को ये दिए थे। और यहाँ जो स्टिमुलस रेस्पॉन्स है उसके बारे में ये थोड़ा ज़्यादातर एम्फसाइज किए थे। और इनका स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी को अगर ट्रायल एंड एरर थ्योरी को हम देखें तो यहाँ 4 मेन एस्पेक्ट देखने के लिए मिलता है, रैंडम अटेम्प्ट, मोटिवेशन, एक्सप्लोरेशन, रिवॉर्ड, ये 4 चीज़ यहाँ देखने के लिए मिलता है। अगर इसी का मेन फीचर को देखिए तो लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर इज ग्रेजुअल प्रोसेस, की ट्रायल एंड एरर से जो लर्न कर रहे हैं ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, कि कोई एक दिन में हम लोग एक दिन ट्राई करने के बाद कि 2 बार ट्राई करने के बाद ऐसे कुछ फिक्स चीज़ नहीं है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। हम लोग ट्रायल करते रहते हैं और हमारा एरर होता रहता है और हमको सक्सेस मिलता रहता है, हम लोग लर्न करते रहते हैं। ओके, तो आप लोग बहुत सारे ऐसे कोट है आप सुने होंगे कि नहीं, कि जो बंदा है और इंडिविजुअल जो है वो सक्सेस से ज़्यादा फेल्योर से लर्न करता है। ओके, तो ये ही वही चीज़ है।
फॉर लर्निंग टू अकर द लर्नर मस्ट बी डेफिनेटली मोटिवेटेड। और उसके साथ साथ जब भी कोई बच्चा लर्न करने जा रहा है तो लर्निंग तब अच्छे से होगा जब वो खुद लर्न करने के लिए मोटिवेटेड रहेगा। ये भी उनका एक प्रिंसिपल और लॉज है। हो गया, द लर्नर मेक रैंडम एंड वेरिएबल्स रेस्पॉन्सेस। और ये लर्नर जो है वो क्या करता है कि पहले जो रैंडम और वेरिएबल रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। सम रेस्पॉन्स डू लीड टू द गोल और सम रेस्पॉन्स लीड टू द गोल। हो गया कि देखिए कुछ उसका रेस्पॉन्स रहता है वो तो गोल की तरफ लीड करता है, और कुछ ऐसा रहता है जो कि गोल की तरफ नहीं रहता है। जो गोल की तरफ जाता है वो सेटिस्फाइंग रेस्पॉन्स हम लोग मानते हैं, और जो गोल की तरफ नहीं लीड करके जाता है उसको एनाइंग हम लोग मानते हैं। with the increase in number of trial, the annoying responses will tend to be eliminated and the satisfying responses will be strengthened and repeated। ओके, कि जब हमारा ये एनोइंग रेस्पॉन्स हो रहा है ये क्या करता है कि ये जो इंक्रीज करता है क्या हमारा ट्रायल को, लेकिन जब हमारा सेटिस्फाइंग रेस्पॉन्स हो रहा है वो स्ट्रेंथन करता है और रिपीट करने के लिए हमको एलिमिनेट करता है। नेक्स्ट, द टाइम टेकन टू परफॉर्म द टास्क टू रिपीट द सेटिस्फाइंग रेस्पॉन्स। और ये सेटिस्फाइंग रेस्पॉन्स जो है वो क्या क्या करता है कि थोड़ा जो टाइम जब ज़्यादा बढ़ते रहता है वो डिक्रीज हो जाता है विद सक्सेसिव ट्रायल की, जब क्योंकि ये सेटिस्फाइंग एरर हमको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। हो गया, तो इसीलिए वो रिपीटेशन जो है वो धीरे 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 कम हो जाता है। अगर हम लोग लॉज का बात करें, लॉज ऑफ रेडीनेस, लॉज ऑफ एक्सरसाइज, लॉज ऑफ इफेक्ट, 3 तरह का लॉज देखने के लिए मिलता है, और ये कुछ इनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। नेक्स्ट, मेज द कॉलम थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, सोशल अर्थ थ्योरी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, मैकडोगल, हॉल, एडलर, मैस्लो, फ्रॉड। So the answer of this question is option D, that is theory of instinct, McDougall, drive reduction theory given by Hall, social arts theory given by Adler, self actualization theory given by Maslow। अगर हम लोग दिखे कि ये इंस्टिंक्ट थ्योरी को, ओके, इंस्टिंक्ट थ्योरी को अगर हम दिखे जिसको कि हमारा मैकडोगल दिए थे, तो इनके हिसाब से ऑल ऑर्गेनिज्म आर बॉर्न विद सर्टेन टेंडेंसी, कि ये थ्योरी के हिसाब से जितना भी इंडिविजुअल है, जितना भी ऑर्गेनिजम्स है, ओके, वो कुछ ना कुछ इनर टेंडेंसी लेकर, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल हम लोग बोल रहे हैं, उसी को लेकर ही क्या हुए हैं कि जन्म हुए हैं। और डिस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपोनेटेड बाय मैकडोगल। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंस्टिंक्ट ड्राइव ऑल बिहेवियर। और ये इंस्टिंक्ट जो रहता है वो सारे के सारे बिहेवियर को ये क्या करता है कि ड्राइव करता है। और मैकडोगल से दिखे थे कि इंस्टिंक्ट आज पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड, और ये इंस्टिंक्ट जो रहता है ये पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड रहता है। इन दिस थ्योरी मैकडोगल सजेस्टेड दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर बॉर्न विद नेचुरल बायोलॉजिकल टेंडेंसी दैट असिस्ट देम टू सर्वाइव। कि देखिए ये मैकडोगल का मानना था, ये था कि सारे के सारे इंडिविजुअल जो है वो कुछ ना कुछ टेंडेंसी लेकर जन्म हुए हैं, और ये उनको सर्वाइव करने के लिए वो उनको असिस्ट करता है। मैकडोगल जो थे ये एक वेल नोन पर्सनालिटी थे, जिनको कि सोशल साइंस में एक बहुत फेमस माना जाता है। और वो डार्विनियन थ्योरी जो है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस करके जो बना था डार्विन का, उसी के थ्रू ही ये इनका जो थ्योरी है वो डेवलप किए थे। और ये जो थ्योरी है, इंस्टिंक्ट थ्योरी, एक मोटिवेशनल थ्योरी है। ओके, और वो 14 इंस्टिंक्ट के बारे में बोल रहे थे। ये क्वेश्चन में हो जाता है कि जो डार्विन थे वो कितना इंस्टिंक्ट के बारे में बोल रहे थे, वो 14 इंस्टिंक्ट के बारे में बोल रहे थे। ओके, और वो कौन सा था? हंगर, क्यूरियोसिटी, एस्केप, पुग्नेसिटी, सेक्स, ग्रीगरियसनेस, सेल्फ एसेसन, सबमिशन, कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन, क्राइंग आउट और अपील, लेटर, रेस्ट और स्लीप, कंफर्ट, इस तरह का कुछ 14 इंस्टिंक्ट के बारे में ये बोले थे। अगर ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का हम बात करें तो इसको जो फाउंडर है तो वो है क्लर्क हॉल, जिसको कि 1943 में वो प्रोपाउंड किए थे। और ये सजेस्ट किए थे कि बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय द नीड टू रिड्यूस ड्राइव, कि जो नीड है उसी के थ्रू ही क्या होता है कि हमारा बिहेवियर मोटिवेट होता है, जो ड्राइव है उसी को रिड्यूस करने के लिए। क्या है ये ड्राइव जो हमारा अंदर है उसी को रिड्यूस करने के लिए, कि ये जो बिहेवियर है वो हमारा नीड के हिसाब से ही क्या करता है कि मोटिवेटेड रहता है। सच एज हंगर, जो थ्रीस्ट, हो गया, ये हमारा क्या रहता है? नीड रहता है, नीड। और ये जो नीड रहता है
और ये जो ड्राइव रहता है इसी को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या रहते हैं कि मोटिवेट होते हैं, और उसी के थ्रू हम लोग जो ड्राइव है उसको रिड्यूस करते हैं। हंगर हो वो चाहे थ्रिस्ट हो, वो चाहे और भी कोई गोल और रिवॉर्ड हो। ओके, तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी सजेस्ट दैट डेविएशन फ्रॉम होम्योस्टेसिस, जिसको कि हम लोग व्हेन सिस्टम गेट अनबैलेंस्ड की, देखिए कि ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है वो होम्योथेसिस के बारे में बोलता है कि जब एक डेवियस एक तरह से देखने के लिए मिलता है, अनबैलेंस देखने के लिए मिलता है, और क्रिएट फिजियोलॉजिकल नीड लीडिंग टू साइकोलॉजिकल ड्राइव दैट drive state that direct behavior to meet this need and reset balance। हो गया ये हमारा हल का चीज था। अगर हम लोग देखिए सोशल मोटिवेशन थ्योरी जो है वो मोटिवेट करता है एमंग पीपल ओरिजिनेट फ्रॉम द इंटर रिलेशनशिप ऑफ बिहेवियरल बायोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी फोर्स, कि ये जो इंटर रिलेशनल बिहेवियरल और बायोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी फोर्स जो है यहाँ से इसका ओरिजिनेट हुआ था। अगर हम देखिए फ्रॉम चाइल्डहुड पीपल वर्क टुवर्ड overcoming this inferiority by striving from superiority। ओके, द टर्म inferiority complex जो है इसको अल्फ्रेड एडलर ने क्या किए थे, ये दिए थे, और जिसी के थ्रू की वो फीलिंग्स जो है उसी को क्या किए थे कि एक्सप्रेस किए थे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का बात करें तो ये जो हमारा मास्लो का जो थ्योरी है वहाँ का एक टॉप एस्पेक्ट है। अगर हम देखिए फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड्स, लव, बिलोंगिंगनेस, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये 5 चीजें के बारे में ये बोल रहे थे। द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट एजुकेशन कमीशन 1964-66 1964-66 का जो कमीशन था, इसी को हम लोग क्या मानते हैं, लर्निंग विदाउट बर्डन, एनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी, एजुकेशन एंड द पीपल ऑफ इंडिया, education and national development। so the answer of this question is option D, that is education and national development। अगर हम लोग देखें towards an enlightened and human society, तो ये जो आचार्य रामामूर्ति कमेटी जो 1990 में बनाया गया था, 1992 में बनाया गया था, और वो जो रिपोर्ट सबमिट किए थे उसी का ये एक टाइटल है, जो कि जो 1992 के ऊपर ही बेस करके और 1986 को जो इवेलुएट करने के लिए ही बनाया गया था। नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट कोठारी कमीशन, जिसको कि नेशनल एजुकेशन भी बोलते हैं, मैग्ना कार्टा वुड्स डेस्पाच को माना जाता है। वुड लर्निंग विदाउट बर्डन जो है वो यशपाल कमेटी का जो रिपोर्ट था उसको लर्निंग विदाउट बर्डन माना जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ओटोए व्यूज ऑन एजुकेशन एंड सोशल चेंज। So education changes the society, educational changes follow social changes, educational change and social change are interdependent of one another, educational change and social change are interdependent, but which is the cause and which is the effect cannot be determined। yes, ऑप्शन डी कि ओटावे जो है इनके हिसाब से एजुकेशन और सोशल चेंज जो है ये तो इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन कौन कॉज है और कौन इफेक्ट है ये किसी को पता नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट जो चीज है वो है बैलेंस एजुकेशन, बैलेंस्ड करिकुलम इज ऑल्सो नोन आज, कि बैलेंस करिकुलम को और क्या माना जाता है, इंटीग्रेटेड करिकुलम, एक्सपीरियंस करिकुलम, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, कोर करिकुलम। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज इंटीग्रेटेड करिकुलम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज टू अनकवर एंड मिनिमाइज बैरियर टू लर्निंग, टू चेंज एटीट्यूड, बिहेवियर, टीचिंग मेथड, करिकुलर एंड एनवायरमेंट, to meet the need of all children, to promote constantly the local culture and constant content of various communities of the society, all of the above। so the answer of this question is option D, that is all of the above। the Vedas teach us that creation is without beginning, creation is without an end, creation is without beginning with and without end, creation has a definite beginning and also an end। so the answer of this question is option C, that is creation is without beginning and without end। the teacher has been glorified by the phrase friend, philosopher and guide, because he or she has to play all these vital role in the context of the society, transfuse the high value of humanity into young one sitting in the classroom, is a great reformer and patriotic savior of a nation, all of the above। so the answer of this question is option B, that is transfuse the highly values of the humanity into young one sitting in the classroom। sociology of education is a branch of anthropology, is a
study of society, is an analysis of sociological process involved in the institution of education, a science which studies primitive societies. So the answer of this question is option C, that is sociology of education is an analysis of sociological process involved in the institution of education. अगर हम लोग देखिए एजुकेशन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन और एजुकेशनल सोशियोलॉजी को, तो एक बहुत बड़ा गैप हमको देखने के लिए मिलता है इन बिटवीन देम। तो क्या किस तरह से देखने के लिए मिलता है, थोड़ा हम देखते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज द स्टडी ऑफ हाउ पब्लिक इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल, यूनिवर्सिटी, चर्च एंड एक्सपीरियंस ऑफ पीपल अफेक्ट द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड इट्स आउटकम। कि देखिए कि किस तरह से ये जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन और जो लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो कैसे एजुकेशनल आउटकम को अफेक्ट करता है, उसी के ऊपर फोकस करता है। लेकिन जब एजुकेशनल सोशियोलॉजी का बात करें तो ये एक तरह का सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो है उसी को हम लोग किस तरह से एजुकेशन में यूज कर रहे हैं वो है। जब हम लोग सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन को देखें तो ये एक तरह का थियोरिटिकल हमको देखने के लिए मिलता है, लेकिन एजुकेशनल सोशियोलॉजी को जब देख रहे हैं तो ये प्रैक्टिकल चीज देखने के लिए मिलता है। और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या बोलता है, सेज दैट प्रॉब्लम ऑफ स्कूल आर द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। ये स्कूल का जितना भी प्रॉब्लम उसको सोसाइटी का प्रॉब्लम माना जाता है। लेकिन एजुकेशनल सोशियोलॉजी का बात करें तो इट ट्राइज टू सॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम अप्लाइंग सोशियोलॉजिकल रूल। कि यहाँ हम लोग जो सोशियोलॉजिकल रूल है उसी को फॉलो किए करके क्या करते हैं कि जो एजुकेशनल प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व करते हैं। इट डील्स विथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। कि ये क्या मानता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है कि एक सोसाइटी का एक पार्ट मानता है। लेकिन इट डील्स विथ द फैक्ट दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्टिविटीज एंड मेथड शुड रन फॉलोइंग द रूल्स ऑफ सोसाइटी। ओके, तो ये जो रूल्स है सोसाइटी का उसी को फॉलो कर बनना चाहिए। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज प्योरली ए फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी, इट इज ए फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी। कि देखिए जब हम लोग सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन को देख रहे हैं तो ये प्योरली सोशियोलॉजी का एक फील्ड है। लेकिन जब हम लोग एजुकेशनल सोशियोलॉजी को देख रहे हैं तो ये एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी जो फील्ड है उसी का एक पार्ट है। जो सोशियोलॉजिस्ट आर की पीपल आर टू स्टडी दिस एरिया। कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन को देखिए तो जो सोशियोलॉजिस्ट जो है वो इसी का की पीपल है। लेकिन हम लोग एजुकेशनल सोशियोलॉजी का बात करें तो एजुकेशनिस्ट और जो एजुकेशनल मेथोडोलॉजिस्ट जो है वो लोग इसी का की एस्पेक्ट है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का बात करें तो मेकिंग गुड सोसाइटी इज द गोल। कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यहाँ इसी से क्वेश्चन बन रहा है कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी और एजुकेशन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का एम क्या है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है इसका जो मेन गोल है वो क्या है कि एक सोसाइटी, बहुत अच्छा सोसाइटी बनाना। लेकिन एजुकेशनल सोसाइटी का बात करें मेकिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज एडवांस द गोल। कि जो एजुकेशनल एक्टिविटीज है उसको एडवांस बनाना सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशन को लेकर। नेक्स्ट अगर हम देखिए सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन को तो एमिल डुर्कहेम जो है वो इसी का एक बहुत पियोनियर हम लोग, फाउंडर हम लोग बोल सकते हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन को। लेकिन जज पेने का बात जब करते हैं तब एजुकेशनल सोशियोलॉजी को उनको फादर माना जाता है। क्या एजुकेशनल सोशियोलॉजी को जज पेने को फादर माना जाता है। नेक्स्ट, who said education is man making? It is that by which character is formed, strength of mind is increased, intellect is expanded, and by which man can stand on his own feet. Vivekananda, Tagore, Dayanand Saraswati, none of the above. So the answer of this question is option A, that is Vivekananda.